नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं टीडीएस एकेडमी पे। आज हम लोग पॉलिटी में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। इसमें संवैधानिक और असंवैधानिक निकाय को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है। सबसे पहले देखिए, संवैधानिक निकाय वे संस्थाएं होती हैं जिनका सीधा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है, उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय सत्ता पर है जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, वे संवैधानिक निकाय कहे जाते हैं। और इनकी विशेषताएं होती है कि संविधान से अस्तित्व इनको मिलता है, शक्तियाँ और कार्य संविधान में वर्णित होती हैं इनकी, और समाप्त और संशोधन करने हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है ना। और संविधान संशोधन आपके आर्टिकल 368 में है। और लोकतंत्र के स्थायित्वशील संस्थाएँ हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है ये आपके अनुच्छेद 52 से 62 तक इनका जो है उल्लेख किया गया संविधान में। और इन्हें राष्ट्राध्यक्ष या संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो है माना जाता है, और ये नाम मात्र का जो है कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें होती हैं। ठीक है, और इनकी शक्तियों की बात करें तो कुछ कार्यपालिकी शक्तियाँ होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल, कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष और न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। विधायी शक्तियों की बात करें राष्ट्रपति के, तो ये संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करने का काम करते हैं। अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 के तहत जो है। कुछ इनको न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। न्यायिक शक्तियों में जो है आर्टिकल 72 में जो है इनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आपातकालीन जो है आपके शक्तियाँ इनको दिया गया है ना, जो अभी आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आपातकाल शक्तियों में जो है 352 से 360 तक जो है वर्णन है ना। 352 में जो है यहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और 360 में जो है आर्टिकल में आपके वित्तीय जो है आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ठीक है, और वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिनका उल्लेख जो है आर्टिकल 74 में किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनका उल्लेख संविधान में हमारे आर्टिकल 63 से 71 तक है। इनकी भूमिका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति के अनुपस्थित में जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। इसकी विशेषता यह है कि यह कार्यपालिका नहीं है, विधायिका से जुड़ा हुआ पद है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है कि इनका उल्लेख आर्टिकल 63 से 71 तक है, और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, और राष्ट्रपति के अनुपस्थित में जो है उनका कार्यभार संभालते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो 74 से 75 तक, और वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, और मंत्रियों की परिषद की बात करें तो कैबिनेट, राज्य उपमंत्री होते हैं। ठीक है, और फिर संसद की बात करें तो संसद का उल्लेख हमारा 79 से 122 तक है, और इसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। संसद का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, संविधान संशोधन, वित्त का नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, है ना। तो ये संसद के प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, अब आइए सर्वोच्च न्यायालय हम लोग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्टिकल 124 से 147 तक है। इसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है, और इसका जो अधिकार क्षेत्र है, मूल अधिकार क्षेत्र, अपीली अधिकार क्षेत्र, परामर्शी जो है, जिसमें राष्ट्रपति जो है परामर्श लेते हैं 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है, न्यायिक समीक्षा करना, मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर की जो है सुरक्षा करना संविधान के। उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है अनुच्छेद जो है 214 से 231, और इनकी भूमिका है राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इनकी शक्तियाँ जो है रिट जारी करने के 226 के तहत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो है 32 के तहत। ठीक है, अब आते हैं कैग जो है नियंत्रण महालेखक परीक्षक, और इनका जो उल्लेख आर्टिकल 148 में है। यह सरकारी आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं, और एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। इन्हें जो है लोक वित्त का प्रहरी या गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है कैग को। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग की बात करें तो इनका उल्लेख आर्टिकल 324 में है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है, और ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्त से मिलकर जो है इसका जो है इसके कंपोनेंट हैं, या निर्वाचन आयोग में इतने सदस्य होते हैं, और इन्हें लोकतंत्र का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, अब संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो आर्टिकल जो है 315 से जो है 323 तक है,
और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती कराना और सरकार से स्वतंत्र के रूप में काम करते हैं। ठीक है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के तहत और केंद्र राज्यों का कर वितरण का काम करते हैं और वित्तीय संघवाद को मजबूत करना इनका दायित्व होता है और इनका गठन प्रत्येक वर्ष है ना प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ठीक है। अब आते हैं सामाजिक न्याय आयोग। इनका आर्टिकल जो है अनुसूचित जाति का आर्टिकल 338 और अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 338A और ओबीसी पिछड़ा 338B के तहत जो है किया गया है। ठीक है, आर्टिकल में। आगे हम देखते हैं, तो इस तरह हमारे संवैधानिक निकाय हुए सब। अब आइए हम आगे देखते हैं असंवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होते हैं। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती हैं वे संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, जिन्हें संसद के अधिनियम के द्वारा या कार्यकारी आदेश या कैबिनेट निर्णय के द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे हम देखते हैं नीति आयोग, इसकी स्थापना 2015 में हुआ जो है, और इसके पहले यह योजना आयोग था, उसको स्थापित करके जो है नीति आयोग का वो किया गया। एक कार्यकारी आदेश के तहत जो है, और इसका है भूमिका नीति निर्माण करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, और यह एक सलाहकारी या थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थान लिया इसने। और फिर हम देखते हैं कि NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन 1993 में हुआ और यह मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। एक जो है अर्धन्यायिक संस्था है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC, इसका स्थापना 1964 में हुआ भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जो है, और इसका भूमिका होता है निगरानी के तौर पे काम करता है, निगरानी संस्था कहा जाता है। फिर आता है केंद्रीय सूचना आयोग CIC, या RTI अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया और इसका कार्य होता है सूचना के अधिकार का प्रवर्तन जो है। ठीक है। फिर आते हैं लोकपाल लोकायुक्त, यह 2013 में अधिनियम का तहत गठन होता है और उच्च पदों पर भ्रष्टाचार की जांच करना। और फिर CBI जो है DSP एक्ट 1946 के तहत जो है इनका गठन किया गया, गंभीर अपराधों की जांच करना। इनकी स्थिति होती है वैधानिक और असंवैधानिक। ठीक है। तो CBI जो है 1946 के तहत इनका गठन किया गया और गंभीर अपराधों की जांच करने के लिए इनको जो है किया जाता है। और इस तरह हम लोगों ने संवैधानिक असंवैधानिक जो है निकाय को देखे जो है ना। तो इस तरह जो है ये पढ़ाने का अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।